अखिलेश के, जहां पर आईटी विभाग के ताबड़तोड़ छापे जो है वो चल रहे हैं। अखिलेश के करीबियों के घर इनकम टैक्स रेड पड़ी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर यह छापेमारी हुई है। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी पर छापेमारी। लखनऊ में जितेंद्र यादव का घर है जहां पर इनकम टैक्स के छापे हुए हैं। मऊ की बात करें तो मऊ के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर यह छापा पड़ा है और साथ ही साथ न सिर्फ छापेमारी की जा रही है बल्कि राजीव राय को घर में नजरबंद भी किया गया। मैनपुरी में मनोज यादव के घर आयकर के छापे पड़े और 12 गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापा मारी होती है मऊ में। उसके बाद अगर मैनपुरी की दूसरी तस्वीर देखेंगे तो मनोज यादव के घर पर यह छापेमारी की गई है। तो अखिलेश के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड जो है वो पड़ी है। और इसके अलावा अब कई बातें जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि आखिर चुनाव के वक्त में ही क्यों बीजेपी इन हथियारों का इस्तेमाल करती है कि आईटी का डर दिखा करके खामोश कराना चाहती है। क्योंकि ये तमाम वो लोग जो मऊ मैनपुरी में है खुद ये कहना उन्हें पता ही नहीं है कि किस बात के लिए छापेमारी हो रही है। उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया गया था। अचानक से टीम वहां पर पूरे काफिले के साथ पहुंचती है और छापेमारी जो है वो शुरू हो जाती है। अखिलेश फिर खुद मोर्चा संभालते हैं, सामने आते हैं और आने के बाद कई आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो ये सिर्फ हल्की छापेमारी है, अभी तो इसमें ईडी भी आएगी, अभी तो इसमें सीबीआई की भी एंट्री होगी, क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर जो हमारा आयकर विभाग है वो सक्रिय हो जाता है। तो चुनाव के वक्त ही इस छापेमारी की याद क्यों आती है बीजेपी को, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, नहीं बोलेंगे हम लोग। सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग रुको यार, रुको आप। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो वैसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस छापेमारी पर अखिलेश यादव क्या बोले। इनकम टैक्स पर बोले हैं अखिलेश यादव कि इनकम टैक्स के बाद ईडी भी आएगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही आयकर विभाग जो है वो सक्रिय हो जाता है। चुनाव से पहले छापेमारी क्यों, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से पूछा जा रहा है। सीबीआई, आईटी भी अब चुनाव लड़ने आ गए हैं। आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाई गई, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया रास्ता नहीं है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश।
और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अब्दुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शेखर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप अमेठी में मौजूद हैं, वहां पर प्रियंका की बात कर लें हम या फिर वहां राहुल गांधी की बात कर लें, वो लोग नजर आ रहे हैं। और विवेक, अगर आपकी बात करें, आप लखनऊ की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो अब छापेमारी का एक एंगल निकल कर आया है, अभी तक यूपी की लड़ाई जो थी वो विकास पर लड़ी जा रही थी, लेकिन अब यूपी की लड़ाई छापे पर आकर रुक गई। मुसलमान पर भी लड़ी जा रही है। ये सब इलेक्शन में चलता रहता है और ये भी एक हथियार की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो केंद्रीय एजेंसीज होती है, ये एक रूटीन सा बन गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के बीच में अहमद पटेल जब जिंदा थे तो उनके यहाँ भी रेड्स पड़ी थी। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के दौरान वहां पर टीएमसी के कुछ नेताओं को टारगेट किया गया था, सम्मन दिए गए थे। और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर, और जिन लोगों पर छापेमारी ये सर्चेस की जा रही है इनकम टैक्स की, उनके प्रोफाइल देखेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि मकसद क्या है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, अक्सर टीवी चैनल्स पर पार्टी का पक्ष रखते हैं, इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। दूसरे मनोज यादव, वो समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है उसके बहुत करीबी हैं, आरसीएल नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। और तीसरे हैं जैनेन्द्र यादव, नीतू यादव, जिनका प्रचलित नाम है, वो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर जब थे तो उनके ओसी हुआ करते थे। लखनऊ में उनकी मिनरल वाटर की एक फैक्ट्री है और 2-3 मकान है उनके। तो जो ये छापे मारी हो रही है, इसमें अभी तक कुछ खास निकल के नहीं सामने आया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, 3 लोगों के उनको बुलाया गया है, उनसे दस्तावेज लिए जा रहे हैं। शाम तक हो सकता है साफ हो कि क्या कुछ निकला है। हालांकि ये छापेमारी लंबी चलेगी ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। मूल रूप से जो शिकायत इनकम टैक्स को थी, वो ये मामला आय से अधिक संपत्ति का माना जा रहा है और उसी सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। चूंकि तीनों लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी से अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, इसलिए इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, हम शेखर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अबू तलहा के पास हम जाएंगे। शेखर, जिस तरीके से आप भी वाकिफ है अच्छे तरीके से कि यूपी की लड़ाई जो है वो अब छापेमारी पर आ चुकी है, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ही क्यों आयकर विभाग सक्रिय हो जाता है, इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या समझा जाए कि हकीकत में बीजेपी को जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, या फिर अंदेशा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी भारी न पड़ जाए, लिहाजा करीबियों को दबाने की कोशिश पहले करो और तो पार्टी के आला कमान अपने आप चुप हो जाएंगे? देखिए निधा, ऐसा है कि जब इनकम टैक्स या ईडी की छापेमारी होती है और चुनाव का वक्त होता है तो ये ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कहती हैं कि हमसे बदले की राजनीति की जा रही है और इनकम टैक्स, ईडी, फेरा, इन सब के जरिए हमें दबाने कुचलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़ी संख्या में लोगों को कैश बांटा जाता है, नोट के बदले वोट खरीदने की कोशिश होती है। बड़ी धनराशियां इस समय पर जो जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद जो व्यापारी हैं वो भी रसीद काट करके एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर या पैसा अगर वो नगद में लेन देन करते हैं तो उनका जाता है, तो रसीद होती है, पक्की रसीद उसकी देते हैं और वो कई बार खजाने में जमा हो जाता है, जो चुनाव के बाद वो वापस मिलता है। तो ये प्रक्रिया चलती है। देखिए, डेकोरम है, लोकतंत्र का एक डेकोरम है, हर विभाग का एक सिस्टम भी है। हम इसको यूं नहीं छोड़ सकते कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमसे बदला ले रहे हैं या कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, इनकम टैक्स का अभी ईडी भी आ रहा है। अरे तो क्यों आ रही है साहब? कांग्रेस के और भी, ये समाजवादी पार्टी के और भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडरान हैं जिनके यहाँ अकूत पैसा है, जिनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े कारोबारी हैं। क्या सबके यहाँ पड़ा है? जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स को लीड होगी। दूसरा, इनकम टैक्स के छापे जब भी पड़ते हैं 2 वजहों से पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि मुखबिर सूचना देता है इनकम टैक्स विभाग को डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये होता है कि जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं इन कंपनियों के, वही इनकम टैक्स विभाग से सांठगांठ करके और छापा डलवाते हैं, ताकि जो बैलेंस शीट में 2 नंबर की चीजें हैं उसको भी जब छापा पड़ता है तो सब 1 नंबर का हो जाता है। फाइन लगा करके इनकम टैक्स विभाग जो है वो बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो 1 नंबर में आ जाता है। तो ये दोनों चीजें चलती हैं, केवल एक तरफा बात नहीं करनी होगी। समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ पड़ा है वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी चुनाव में जिस तरीके से, बीजेपी खुद भी चुनाव में जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है उसको लेकर के अगर ये इनकम टैक्स विभाग, ईडी और फेरा ये सक्रिय नहीं होंगे, ये विभाग कान चौकन्ने नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? हम और आप थोड़ी रखेंगे। तो ये विभाग अपना काम कर रहे हैं, ये मानना भी जरूरी है। पॉलिटिकल एंगल इसमें चूंकि सवाल इस पर नहीं है, सवाल ये नहीं है कि छापेमारी क्यों हो रही है, सवाल वक्त की नजाकत को
देखते हुए हो रहा है कि अभी जो वक्त है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से वो वक्त शायद ठीक नहीं था, इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमें दबाने की कोशिश, और ये वो हथियार है बीजेपी के जिन्हें चुनाव आते ही वो इस्तेमाल करती है। ठीक है, अबू तला अभी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अबू तला, क्या वाकई में ये जो छापेमारी की जा रही है, समाजवादी के करीबी जो है उनको निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से, क्या हकीकत में नोट के बदले वोट वाली जो राजनीति तमाम सियासतदान करते हैं ऐसा कुछ न कर पाए, पहले से पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला करके छापेमारी डाल दो ताकि नोट जो है वो अंदर ही रह जाए और फिर वोट खरीदा ना जा सके? क्या इसको इस एंगल से जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से ये छापेमारी हुई है, लगभग 7 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी भी जो टीम है वो अंदर मौजूद है, तमाम जो दस्तावेज है उन सब चीजों की जांच की जा रही है। और नीतू यादव हैं, उनकी जो गाड़ी घर में मौजूद थी, उस गाड़ी से भी कुछ अहम दस्तावेज ईडी की आईटी की टीम ने जब्त किए हैं। और नीतू यादव के जो अकाउंटेंट हैं उनको भी कुछ देर पहले यहाँ पे बुलाया गया था, जिनसे तमाम दस्तावेज मंगाए गए थे, तमाम बैंक अकाउंट की डिटेल है वो मंगाई गई थी, कुछ हार्ड डिस्क थी उनके पास वो मंगाई गई थी। तो अब हर चीज का अंदर जांच चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, लगभग 5 गाड़ियों से अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो बनारस की टीम है जो आईटी की वो आई हुई है और जांच कर रही है। अभी भी अंदर लगभग 10 से 15 अधिकारी मौजूद हैं, कोई भी घर के बाहर नहीं आ रहा है, ना ही कोई बोलने को तैयार है। पर इस पूरे मामले पर अभी तक देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि ये चुनावी स्टंट है। हमेशा की तरह इस बार भी जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो ये इस तरह की रेड पड़ती है। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो सिर्फ आईटी की रेड है, आगे चल के ईडी और सीबीआई भी रेड कर सकती है। तो एक तरह से उन्होंने विपक्ष पे जो सरकार है उस पे तंज कसा है और साफ तौर से बीजेपी पार्टी है उसको घेरा है। जी ठीक है, ठीक है अबू तला, आप नजर बनाए रखिए, आप अपडेट लेते रहिएगा और शेखर और विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बता दें आपको कि शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो शिलान्यास जो है वो हो रहा है। तो शाहजहांपुर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि थोड़ी ही देर में बस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है वो होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। तो शाहजहांपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। तो उत्तर प्रदेश को आज एक और सौगात जो है वो मिलने जा रही है। मंच की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो आप जो देख पा रहे थे वो उससे पहले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले उत्तर प्रदेश का दौरा था तो किस तरीके से पूरी भीड़ वहां पर पहुंची थी। पीएम मोदी को सुनना चाहते थे तमाम लोग, उनको देखना चाहते थे तमाम लोग, और अब थोड़ी ही देर में बस गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। 594 किलोमीटर होगी एक्सप्रेसवे की लंबाई। शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और बता दें आपको कि थोड़ी देर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज होना है पीएम मोदी के हाथों। तो लगातार बड़ी खबरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन वापस रुक कर लेते हैं इनकम टैक्स ने किस तरीके से आज छापेमारी की है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ रही है, वो आप तक हम पहुंचा दें, आपको दिखा दें वो तस्वीरें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें जहां गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो पीएम शाहजहांपुर को एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे गंगा कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होगा, एक झांकी के तौर पर इस चीज को बनाया गया है। संभल, बदायूं, मेरठ, वो तमाम स्टॉप जिनसे होकर के गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। रेत के टीले से इस पूरे जो एक्सप्रेसवे की रूपरेखा है उसको दिखाने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं करते हुए। तो रेत के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे को कैसे रहेगा, कहां से होकर कहां तक जाएगा, कौन कौन से वो जिले हैं जिनको जोड़ेगा, कौन कौन से स्टॉप हैं जो बीच में पड़ेंगे। तो इसमें आप जैसे जैसे धीरे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं, हरदोई देखेंगे आप, उन्नाव देखेंगे आप, और इसके अलावा आगे जब बढ़ेंगे तो कहां से शुरू होगा, कहां पर खत्म होगा ये एक्सप्रेसवे। इसके अलावा तमाम एक्सप्रेसवे की क्या क्या खासियत है उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उनके योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो तमाम इस प्रोजेक्ट को समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले एक्सप्रेसवे गंगा की।
तो 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज अब आप पहुंच पाएंगे। ये इस एक्सप्रेसवे के बाद यूपी में दूरी जो है वो घट रही है, लेकिन रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बारीकी से इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया जा रहा है कि आखिर इस प्रोजेक्ट की क्या क्या खासियत है। ये जो प्रोजेक्ट है इससे कितने हाईवे जो है वो जुड़ेंगे, कितने जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो जुड़ेंगे, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और बाकायदा रेत के टीले से यहां पर समझाने की कोशिश रेत के जरिए कि कहां से शुरुआत होगी, कहां से आगाज होगा इस एक्सप्रेसवे का। तो 12 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी सीधा। 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। फिलहाल इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए केशव प्रसाद मौर्य को अहम जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। तो मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। 594 किलोमीटर पर एक्सप्रेसवे की लंबाई है ये। तो एक्सप्रेसवे की ये गंगा शाहजहांपुर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इसके निर्माण में आपको बता दें कि कई करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगी है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की हम बात करें, वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग भी इस एक्सप्रेसवे पर हो सकेगी। कई खासियत है गंगा एक्सप्रेसवे की। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, तमाम वो जिले जहां से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे पर। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी इसमें किया गया है ताकि वायुसेना के जो विमान है उन्हें आपातकालीन स्थिति में आराम से उड़ान भरने के लिए